नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का एएनबी न्यूज पर। आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन अपनो उत्तराखंड। आपके साथ मैं हूँ अमीषा यादव। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अपने गृह क्षेत्र पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। सीएम धामी ने कैंप कार्यालय लोहिया हेड खटीमा में आम जनता से संवाद कर जन समस्याएं भी सुनी और साथ ही मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को जन समस्याओं के निस्तारण हेतु निर्देश देते हुए कहा कि जन समस्याओं का त्वरित समाधान अधिकारियों का नैतिक दायित्व है। जन समस्याओं का स्थानीय स्तर पर समाधान हो, इस पर अधिकारियों को विशेष ध्यान देना होगा। राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड के द्वारा उत्तराखंड को बेस्ट हिमालयन एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए चुने जाने और पुरस्कृत करने के लिए विभागीय मंत्री सौरभ बहुगुणा ने केंद्र सरकार का धन्यवाद दिया। साथ ही उन्होंने प्रदेश में अधिकारियों को भी मत्स्य पालन की सरकार के उद्देश्य को धरातल पर उतारने को लेकर उनके कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री ने बीते 15 अगस्त को 200 करोड़ प्रदेश में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए दिए, जिससे कि प्रदेश के 10 पर्वतीय जिलों में भी एक और बेरोजगारी की समस्या दूर होगी, वहीं प्रदेश मत्स्य पालन में भी आगे बढ़ेगा। देखिए, सबसे पहले केंद्र सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। केंद्र सरकार जो कमेटी थी एनएफडीबी की, उसको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने उत्तराखंड को नंबर 1 स्टेट नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन स्टेट में माना है फिशरीज के काम के लिए। सारे अधिकारियों को बधाई दूंगा जिन्होंने लगातार सरकार की मंशा को धरातल पर उतारने में अपनी मदद करी है। मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा धन्यवाद करूंगा क्योंकि उन्होंने हमेशा मत्स्य पालन हो, चाहे वो एनिमल हस्बेंड्री हो, चाहे वो हमारी दुग्ध फेडरेशन हो, ये तीनों विभाग हमारे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बहुत प्रभावित करते हैं और इन तीनों को सपोर्ट हमेशा मिला है पिछले 3 साल से माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से। और कोशिश यही करेंगे कि मत्स्य पालन की बहुत बड़ी स्कोप हमारे उत्तराखंड में है, स्पेशली जो 10 पर्वतीय जिले हैं हमारे, उसमें ट्राउट का बहुत अच्छा काम हो रहा है। और 200 करोड़ की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15 अगस्त को करी थी कि मार्केटिंग, ब्रांडिंग और ट्राउट को प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए सरकार 200 करोड़ रुपए और देगी, जिसका हमने एफआईडीएफ में पूरा प्लान बना के भेज भी दिया है। कोशिश हमारी यही है कि लोगों को पर्वतीय क्षेत्रों में रोजगार से जोड़ा जा सके, उत्तराखंड को मत्स्य पालन में आगे बढ़ाया जा सके। और सबसे बड़ी बात कि जो अभी हमने आईटीबीपी के साथ जो टाई अप किया है, एमओयू किया है, उसमें भी हमको एक बहुत बड़ी मार्केट उपलब्ध हुई है जिसमें 1 लाख किलो मछली, ट्राउट मछली आईटीबीपी हमसे खरीदेगी हर साल। तो जो हमारी सबसे बड़ी समस्या मार्केटिंग को लेकर थी, ट्राउट की मार्केट हमारे पास उपलब्ध नहीं थी, अब आईटीबीपी के रूप में हमको एक बहुत बड़ी मार्केट उपलब्ध हो गई है। और अभी मैं साउथ गया था, वहाँ पर हमने आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में वहाँ के जो फिशरीज एक्सपोर्टर्स हैं उनसे बात करी थी। उनका भी बहुत अच्छा रुझान दिखा है ट्राउट के प्रति और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द हमको। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने भी निकाय चुनाव के लिए सरकार की तैयारी पूर्ण होने का दावा किया। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि सरकार की अपनी तरफ से पूरी तैयारी है। चुनाव को लेकर मामला कोर्ट में है और जैसे ही कोर्ट से इस विषय को लेकर हरी झंडी मिलेगी, सरकार चुनाव करवाती हुई नजर आएगी। देखिए, सरकार लगातार निकाय चुनाव को लेकर गंभीर है और माननीय उच्च न्यायालय में भी केस पेंडिंग है। उच्च न्यायालय ने भी अपने कुछ ऑर्डर्स उसमें पास किए हैं। हमारी सारी प्रक्रिया जो है वो पूर्ण हो चुकी है और मुझे लगता है बहुत जल्द इसका नोटिफिकेशन आएगा और हम निकाय चुनाव में सरकार जाएगी। खेल मंत्री रेखा आर्य ने राष्ट्रीय खेल सचिवालय देहरादून में विभागीय अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। बैठक में 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। मंत्री ने बताया कि बैठक में 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों पर चर्चा की गई है। इसके लिए उन्होंने 30 दिसंबर तक सभी तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। वहीं बैठक में उन्होंने मुख्यमंत्री धामी की खेल पुरस्कार राशि दोगुना करने और भोजन भत्ता बढ़ाने की घोषणा के बाद भी आदेश न होने पर नाराजगी जताते हुए जल्द इस संदर्भ में आदेश कराने को कहा है। आज भी बैठक होने वाली है। हाँ जी, 38 नेशनल गेम को लेकर उत्तराखंड सरकार, खेल विभाग लगातार पूरी गंभीरता के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ में इसकी तैयारियों में जुटा है। निश्चित रूप से जिस प्रकार से आयोग की तरफ से एक प्रेस विज्ञप्ति आई है और आयोग की तरफ से जितने
मैंडेटरी गेम्स है वो डिक्लेयर किए गए हैं, जितने डेमोस्ट्रेटिव गेम हैं वो डिक्लेयर किए गए हैं। और निश्चित रूप से इन गेम्स पर विभाग के जो चिन्हित स्थान हैं उनकी तैयारियों के परिप्रेक्ष्य में कह लीजिए या संबंधित हम खेल के संदर्भ में जो हमारे खिलाड़ी हैं उनके प्रशिक्षण के संदर्भ में कह लीजिए, विभाग की ओर से लगातार बजटीय व्यवस्था कर लीजिए, सबके लिए हमारी तैयारियां भरपूर चल रही हैं। लगातार जीटीसीसी के द्वारा भी निरीक्षण किया गया है। संबंधित खेल फेडरेशंस के डीओसीज भी खेल मैदानों का निरीक्षण करके गए हैं और जो अस्थापनाएं हैं वो बेहतरीन स्थिति में हैं। कुछ शेष कार्य हैं जो कि हम 30 दिसंबर तक में पूर्ण कर लेंगे। और मेरा मानना है कि भारतीय ओलंपिक संघ के द्वारा कुछ डेमोस्ट्रेटिव गेम जो रखे गए हैं उसको लेकर विभाग में अभी हम चर्चा करेंगे समीक्षा बैठक के दौरान में भी, और माननीय मुख्यमंत्री जी जब 9 तारीख को समीक्षा करेंगे उसमें भी ये विषय लेकर आएंगे। क्योंकि हमारा मानना है कि हमारा चाहे वो मलखम्ब है, चाहे हमारा योगासना है, चाहे हमारा राफ्टिंग है या हमारी पावर लिफ्टिंग है, ये सारे गेम जो है, चाहे पिट्ठू गेम है, इन सबको हम मेडल गेम में रखवाना चाह रहे हैं, जिसको लेकर हम प्रयासरत भी हैं और जिसको लेकर मैं कल केंद्रीय खेल मंत्री जी से मेरी मुलाकात भी रही है और उनसे इस बात का आग्रह भी रहा है कि हमारे ये पारंपरिक खेल जो हैं जो विगत 36वें नेशनल गेम गुजरात में हुए अथवा 37वां नेशनल गेम जो गोवा में हुआ, वहाँ पे बकायदा ये गेम जो है नेशनल गेम मेडल लिस्ट में जो है ये थे और वर्तमान में जो है उत्तराखंड में भी उसी लिस्ट में मेन स्ट्रीम में जो है उसे होना चाहिए, इसका अनुरोध कर रखा है। उन्होंने आश्वासन भी दिया है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ के पारंपरिक खेल जो है वो मेडल गेम में गिने जाएं, तो उसके लिए प्रयास भरपूर किए जा रहे हैं। इसके साथ ही आने वाले समय के हिसाब से हमें उपकरण चाहिए, आने वाले समय के हिसाब से हमारे कैंप का जो टेन्योर है उसका लगातार जो है मॉनिटरिंग है, इत्यादि सभी कार्य जो है वो सभी अधिकारियों को जिम्मेदारी देने के साथ में जो है वो। उत्तराखंड में बीजेपी ने आगामी नगर निकाय चुनाव के लिए नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम प्रभारियों को नियुक्त कर दिया है। प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की तारीख अभी तक घोषित नहीं हुई, लेकिन बीजेपी सरकार निकाय चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। मंगलौर नगर पालिका में बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश महामंत्री अनीस गौड़ को नगर पालिका मंगलौर का प्रभारी नियुक्त किया गया। इस पर अनीस गौड़ ने कहा कि इस बार मंगलौर में बीजेपी अपना परचम लहराएगी। उपचुनाव की हार के बाद बीजेपी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और जल्द ही निकाय चुनाव की घोषणा के बाद मंगलौर में बीजेपी ही जीत दर्ज करेगी। मंगलौर विधानसभा की बात है, जैसा आपने कहा कि हाजी और काजी, पिछले आपने चुनाव में देखा होगा उपचुनाव में कि वो जो मिथक था उस मिथक को यहाँ की जनता ने तोड़ने का काम किया। कुछ कमियां रही हैं, कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की है, जो कमियां रही हैं इस बार निकाय चुनाव में वो कमियां नहीं रहेंगी। और हमारा भारतीय जनता पार्टी का एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता बड़ी मेहनत के साथ काम करता है और मैं अपने कार्यकर्ताओं के बलबूते पर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रात दिन गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, वो लगातार पार्टी को मजबूत करने का कार्य करता है। और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि इस बार नगर पालिका परिषद मंगलौर में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मेहनत के साथ अपना बोर्ड बनाएगा, अपना नगर पालिका का चेयरमैन बनाएगा। ये आने वाला कल आपके सामने है। तो 365 दिन, साल के 365 दिन 24 घंटे तैयार रहती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पब्लिक के बीच में रहती है। लेकिन क्योंकि अब निकाय चुनाव होने हैं, उसी के मद्देनजर पार्टी ने सबसे पहले अपनी निकायों में प्रभारी तय कर दिए हैं। और हमारे भाई अनीस गौड़ जी जो प्रदेश में अल्पसंख्यक मोर्चे में महामंत्री भी हैं और बहुत ही कर्मठ हैं और इस इलाके की मैं कहता हूं कि नब्ज को जानते हैं, तो उनके प्रभारी बनाए जाने से निश्चित ही फायदा होगा। और आने वाला उत्तराखंड क्रांति दल ने राष्ट्रीय पार्टियों पर करोड़ों रुपए खर्च कर चुनाव लड़ने का आरोप लगाया है। यूकेडी के केंद्रीय संरक्षक डॉक्टर
शक्तिशैल कपरवान ने कहा कि राष्ट्रीय पार्टियां चुनाव में धन बल का बड़े स्तर पर प्रयोग करती है, जिसका यूकेडी को नुकसान होता है। यूकेडी उस स्तर पर चुनाव नहीं लड़ सकती, लिहाजा पार्टी को हार का सामना करना पड़ता है। चुनाव में करोड़ों अरबों रुपए लगा रहे हैं राष्ट्रीय पार्टियां, तो उनका मुकाबला हम कर नहीं पा रहे हैं। तो जनता तो यूकेडी को चाहती है, मगर जनता कुछ वही जो एक धन बल का जो प्रयोग होता है उसमें करिश्मा करते हैं और क्षेत्रीय पार्टी के खिलाफ जो जहर उगलते हैं राष्ट्रीय पार्टियां, तो उसका नतीजा हमें भुगतना पड़ता है। स्कूलों में बच्चों के साथ शोषण की खबरें अक्सर सामने आती है, जिसको लेकर अब बाल संरक्षण आयोग ने मुहिम चलाई है, जिसके तहत बच्चों की शिक्षा और उनकी सुरक्षा के लिए बाल अधिकार संरक्षण आयोग समय समय पर स्कूलों का निरीक्षण कर रहा है। साथ ही बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष ने बताया कि दिसंबर के महीने में स्कूल के संचालकों को, अभिभावकों और शिक्षा विभाग के साथ मिलकर कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। देखिए, हम लोग समय समय पर वर्कशॉप्स करते रहते हैं, एक्ट्स पे करते हैं, जे एक्ट पे, पॉक्सो पे, भिक्षावृत्ति पे, साइबर क्राइम पे, और अब जो हम करने जा रहे हैं वो यही स्कूलों की शिकायत संबंधी जो निस्तारण की प्रक्रिया है उसको शिक्षा विभाग के साथ मिलकर कैसे सुदृढ़ किया जाए, ताकि आरटीई एक्ट के होने वाले जो मसले हैं वो जल्दी सुलझ सके। और उसमें हम लोग आख्या की वेट करते रहते हैं, क्योंकि शिक्षा विभाग जब प्राइमरी कंसर्न नहीं बनता है तो वहाँ से हमें रिपोर्ट मिलने में जब देरी होती है तो फिर दिक्कतें आती हैं निस्तारण में, या हमारे फैसले के अनुरूप उस पर कार्यान्वयन नहीं हो पाता। तो उसी की एक वर्कशॉप है। देहरादून में हम एक बड़ा कार्यक्रम करना चाह रहे हैं, बाल दिवस और वीर बाल दिवस, और सभी इन अभी जो हमारे अभी जो दिन निकले हैं उनमें हम विंटर वेकेशन से पहले एक बड़ी कार्यशाला का आयोजन करना चाह रहे हैं बच्चों के साथ भी। और हर डिस्ट्रिक्ट पे हम लोग ये कार्यशाला करते रहते हैं। अभी तक हम 10 डिस्ट्रिक्ट्स कवर कर चुके हैं, जिसमें हम सारी डिस्ट्रिक्ट के जितने भी हमारे लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, पुलिस, शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, लेबर, इन सबको, इनके सबके साथ मिलके हम लोग वर्कशॉप्स करते हैं और उन्हें बाल अधिकारों में क्या चल रहा है उनकी आख्या प्राप्त करते हैं या उन्हें दिशा। बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष ने लोकसभा और केदारनाथ उपचुनाव में मिली शानदार जीत के लिए कार्यकर्ताओं की पीठ थपथपाई और जीत के क्रम को जारी रखने का मूल मंत्र दिया। पार्टी प्रदेश मुख्यालय में महामंत्री संगठन ने निकाय चुनाव से संबंधित पार्टी पदाधिकारी प्रदेश टोली बैठक में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने बैठक में सहभागी सभी पदाधिकारियों से पूर्णतया गंभीरता, सामंजस्यता, मेहनत और लगन से चुनाव को लड़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, देश भर में आ रहे चुनाव परिणाम बताते हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड में भी हमने लोकसभा, विधानसभा के चुनाव में शानदार जीत अर्जित की है। अब हमें निगमों, नगरपालिका और नगर पंचायतों में रिकॉर्ड जीत प्राप्त करनी है। हमें विपक्ष नहीं बल्कि स्वयं के पुराने आंकड़ों को चुनौती मानकर सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने हैं। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा संपन्न होने के बाद अब शीतकालीन यात्रा को लेकर तैयारियां तेज हो चली है। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा कि चारधाम प्रवास स्थलों को लेकर सरकार और बीकेटीसी आधारभूत विकास के ढांचे को सुदृढ़ करने के साथ साथ पौराणिक मंदिरों को विकसित कर रही है, ताकि श्रद्धालुओं को गद्दी स्थलों में किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो। उसके लिए सड़कों का चौड़ीकरण भी किया जा रहा है। वहीं बीकेटीसी अध्यक्ष ने कहा कि यात्रा प्राधिकरण भी सरकार ने काम करना शुरू कर दिया, जिसके लिए संबंधित विभागों को निर्देशित किया है। आपको बता दें कि 8 दिसंबर को ऊखीमठ के ओमकारेश्वर मंदिर में पूजा के बाद सीएम धामी शीतकालीन चारधाम यात्रा का आगाज करेंगे। देखिए, आपके संज्ञान में होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से जो शीतकालीन यात्रा है हमारी, उसके लेकर के लगातार
तैयारियां की जा रही है। जो संबंधित विभाग है, एजेंसियां, उनके द्वारा और जो संबंधित जिला प्रशासन है उनसे उनकी रिपोर्ट भी मांगी गई है और किस प्रकार से वहाँ पर संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को तलाश करके किस प्रकार से शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा दिया जा सकता है, इस पर सरकार बहुत गंभीरता के साथ में फोकस कर रही है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के स्तर से भी जो हमारे शीतकालीन गद्दी स्थल हैं, जहाँ पर कि कपाट बंद होने के पश्चात शीतकाल में पूजाएं संपादित की जाती हैं, उन स्थलों के वहाँ पर यात्री सुविधाओं के विकास के लिए, आधारभूत ढांचे के विकास के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इस क्रम में जैसे आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि ऊखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर है, जहाँ पर कि शीतकाल में बाबा केदार की डोली अवस्थित होती है और मदमेश्वर जी की भी डोली वहीं पर अवस्थित होती है। शीतकाल में वहीं पर बाबा केदार की पूजा संपादित की जाती है। तो वहाँ पर जो उस मंदिर परिसर के विस्तारीकरण, सौंदर्यीकरण के लिए एक विस्तृत परियोजना हमारे द्वारा वहाँ पर संचालित की जा रही है, वहाँ पर आधारभूत ढांचे के विकास के लिए, और उसका प्रथम चरण का कार्य लगभग पूर्णता की ओर है। द्वितीय चरण के DPR डिजाइन भी हम तैयार कर रहे हैं। इसके अलावा अन्य भी जो हमारे ऐतिहासिक पौराणिक महत्व के जो मंदिर हैं, हमारा प्रयास है कि वहाँ पर भी इस प्रकार से सुविधाओं का विकास करके और उनका प्रचार प्रसार करके और वहाँ पर श्रद्धालुओं को, तीर्थयात्रियों को आमंत्रित किया जाए। उत्तराखंड के हिमालयी स्वरूप और संस्कृति को बचाने के लिए प्रभावी भू कानून लागू करने की राज्य सरकार की कवायद तेज हो चली। अल्मोड़ा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडे ने भू कानून को लेकर बैठक आयोजित की, जिसमें वक्ताओं ने गौचर और पनघट की भूमि का मालिकाना हक ग्राम पंचायतों को दिया जाना चाहिए। साथ ही 1964 के बाद भूमि का बंदोबस्त नहीं होने से विशेषकर पर्वतीय क्षेत्र में समस्याएं बढ़ती जा रही है, जहां की जमीनें भूमिधर के नाम खेत नंबरों के बजाय संयुक्त खाते में दर्ज है। इसके चलते भूमिधरों की जमीनों का स्पष्ट पता नहीं लग पाता। इस गड़बड़ी को दूर करने के लिए भूमि बंदोबस्त जरूरी है, ताकि राजस्व अभिलेखों में भूमिधर और उसके हिस्से को भूमि का सही ब्यौरा अभिलेख में दर्ज हो सके। उन्होंने राज्य में भूमि खरीद फरोख्त का प्रभावी सिस्टम बनाने पर जोर दिया, ताकि किसी एक जिले में बाहरी व्यक्तियों के द्वारा खरीदी जाने वाली 250 वर्ग मीटर भूमि खरीदार का रिकॉर्ड सभी जिलों को तत्काल मिले। जी ने गैरसैंण में एक बैठक की थी। उन्होंने कहा था कि हर जगह परगने में SDM बैठक करे और जिले में बैठक करे, तो हमारे वहाँ SDM ने बैठक की। यहाँ पे एक बैठक का आयोजन हुआ है अल्मोड़ा में, इसमें मैं खुद भी शामिल हुआ DM के रूप में, हमारे SDM में, और बड़ी संख्या में लोग भी आए हैं, विद्वान अधिवक्तागण आए हैं, कुछ प्रभावित लोग भी आए हैं। उन्होंने अपनी बात रखी है, बड़े अच्छे सजेशन दिए हैं भू कानून के बारे में। किसी ने ये बताया कि जो 250 मीटर वाली ज़मीनें बिना अनुमति के लेने की है, उसको भी परमिशन के दायरे में लाया जाए। कुछ लोग इस कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं, अलग अलग नाम से एक ही परिवार में कई लोग ले रहे हैं, इसके बारे में चर्चा हुई और कुछ लोगों ने अपने सुझाव लिखित में भी दिए हैं। हम लोग इसको समराइज करेंगे और राज्य सरकार को प्रेषित करेंगे। भू कानून, एक सशक्त भू कानून जो है लागू होना चाहिए, जिसमें हमारे जो है ग्रामीण परिवेश बच सके, जहाँ पर जो है हमारा जो है आने वाला भविष्य जो है, बच्चों का भविष्य सुरक्षित रह सके। गोल खाते की जो ज़मीनें हैं उसको हटा के एकल किया जाए, या जो कई सालों से जो है जो जिस ज़मीन पर जो व्यक्ति बैठा हुआ है उसके नाम पर वो ज़मीन बंदोबस्ती के आधार पर किया जाए। सर, मेरे जो ज़मीन में कब्ज़ा हो रहा है, हम बाहर गए थे और मेरे 5 लड़कियां वही ज़मीन में पले थे और मेरी ज़मीन में कब्ज़ा कर दिया, बाहर वालों को दे दिया बिगर पूछे हुए। और आज मेरे को कोई पता नहीं चला, जब मैं घर आई तब मेरे को पता चला कि मेरी ज़मीन में, बहुत सारी ज़मीनों में इन्होंने कब्ज़ा करके बाहर वालों को दे रखा है। इसमें मुझे न्याय मिलना चाहिए। आप कहाँ रहती हैं? मैं छना गोलू में रहती हूँ, भेंट नाम है, और मैं अभी दिल्ली से आई हूँ। 4-5 बार मैं यहाँ आ गई हूँ, मेरे को कोई यहाँ का समाधान नहीं मिला। ग्लोबल वार्मिंग के संकट के बीच जहां दुनिया भर के ग्लेशियर सिकुड़ते जा रहे हैं, वहीं उत्तराखंड में हिमालय के ग्लेशियर का आकार सालाना 163 मीटर की दर से बढ़ रहा है। यह सामान्य घटना है, वैज्ञानिक हैरान है और इसकी वजह पता करने के लिए नई रिसर्च की शुरुआत की गई है। ग्लेशियर चमोली में अविगामी पर्वत के ठीक नीचे है।
वाडिया हिमालय में भू विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिक 2019 से इस पर नजर रख रहे थे। अब इसका पहला शोध पत्र जारी हुआ। इसके मुताबिक 2001 में यह 7 मीटर हर साल की दर से बढ़ रहा था। अब यह गति 163 मीटर हर साल तक पहुंच गई। अभी इसका कुल आकार 48 वर्ग किलोमीटर है, जो 2019 में 39 वर्ग किलोमीटर तक था। ये एक ही दिशा में तिब्बत की ओर लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन अपनी दिशा 27 मीटर प्रतिदिन की दर से बदल भी रहा है। पूरे मामले में पर्यावरणविद भी चिंता जाहिर कर रहे हैं। उत्तराखंड के अगर पर्वतीय अंचलों को देखें तो जो हिमालय बना है वो हमेशा बर्फ से लदी रहती है, और बर्फ से लदी होने के कारण वहाँ पर जो है कि ग्लेशियरों का निर्माण होता है। और ग्लेशियर उन्हें कहते हैं जहाँ पर हमेशा बर्फबारी से जो पहाड़ियाँ ढकी हुई रहती हैं। उन ग्लेशियरों का धीरे धीरे पिघलना शुरू हो गया है, और उनने पिघलने के कारण झीलों का निर्माण होने लग गया है। और झील बनेंगे तो जब वो झील टूटेंगे तो वो कहीं ना कहीं तबाही मचाएंगे। इसलिए वक्त रहते हुए हमको इनको बचाना होगा, क्योंकि जितने तरीके अधिक मात्रा में हम ऐसे शांत वातावरण में जाएंगे, हमारा आना जाना रहेगा। तापमान में परिवर्तन हो रहा है, पेड़ पौधे कट रहे हैं, देश दुनिया में जो है कि युद्ध छिड़ रहा है, बमबारी हो रही है, मिसाइलें छोड़ी जा रही हैं, तो बारूदों का विस्फोट हो रहा है, हम बाढ़ त्योहारों पर जो है आतिशबाजी कर रहे हैं। तो निश्चित तरीके से इन तमाम कारणों से जो वातावरण में परिवर्तन आ रहा है उसका सीधा प्रभाव हमारे ग्लेशियरों पर पड़ रहा है। जब सीधा प्रभाव उसका ग्लेशियर पर पड़ेगा तो ग्लेशियर पिघलना शुरू करेंगे, और वो पिघलेंगे तो झीलों का निर्माण होगा। झील बनेंगे, वो टूटेंगे, न जाने कितने जनमानस को जो नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए वक्त रहते हुए हमें ऐसे काम करना चाहिए, ऐसे भयानक घटना से बचने के लिए उनका निवारण पहले ही कर देना चाहिए। शासन प्रशासन को पहले ही इसके जो है कि चिन्हित कर देना चाहिए, ताकि 2013 के जैसे जो केदारनाथ की आपदा आई थी, ऐसा आपदा का जन्म ना हो और जनधन की हानि ना हो। इस ओर सघन रूप से काम करने का हमको कार्य करना चाहिए, ताकि यहाँ का जनमानस सुरक्षित रह सके। अपने उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।